अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैन यू guys hear me? वालेकुम सलाम। सलाम। Nice. मैं 1 मिनट दे मुझे, मैं एक और जगह पे भी लिंक शेयर कर दूँ तो सब ज्वाइन इन हो जाए। ये तो अच्छा किया आपने कि यहाँ पे आपने भेज दिया था। जी इस पे भी भेज देते हैं भाई। और आज हम करना चाह रहे हैं, बेसिकली हमने आपसे डिस्कस किया था कि आज हम करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, डॉपलर्स इफेक्ट। कल हमने अपना डिस्कशन किया था डायफ्रैक्शन के ऊपर, राइट? तो डॉपलर्स इफेक्ट के बारे में जो हमें डिस्कशन करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बहुत मज़े का भी है। और उसके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे सिलेबस में आते हैं, तो हमें उसको बड़े तरीके से समझना है। ठीक है, सही है, समझ में आ गई बात मैंने क्या कहा आपको? और क्या कहते हैं, बच्चों को मैसेज कर दें अगर कोई नहीं आया हुआ तो वो आ जाए, सो दैट वी कैन मूव अहेड विद दिस। वेरी सिंपल, छोटा सा प्रोसेस है और यू विल एंजॉय। बेटा जल्दी जल्दी से मैसेज करें बाकी लोगों को कि दे शुड ज्वाइन इन, वरना फिर मैं जो है ना, क्या करूँ, फॉर्मेटर्स में मार्क्स काट लूँ। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम डॉपलर्स इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं आपसे। तो व्हाट इज डॉपलर्स इफेक्ट? दैट्स इम्पोर्टेंट। सो डॉपलर्स इफेक्ट basically is a relative or the apparent change. That's important. We say apparent change. That means it's not a real change. इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मिल सकती है कि अगर आप एक से ग्लास ऑफ वाटर लें, ठीक है, उसमें आप एक स्पून डाल दें, स्पून डाल दें आप उसमें, तो आपको क्या नजर आता है? वो आपको ऐसे नजर आता है यहाँ से कि दैट्स बेसिकली काइंड ऑफ ब्रोकन, राइट? So that's due to refraction or bending away. So obviously speaking, it's only apparently broken. वो सिर्फ सामने सामने नजर आने के लिए सिर्फ टूटा है, वो बेसिकली एक्चुअल में नहीं टूटा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जहन में रखने वाली बात है। एक्चुअल में डैमेज नहीं हुआ है, एक्चुअल में उसको कुछ भी नहीं हुआ है, वो सिर्फ नजर आ रहा है कि ऐसे लग रहा है कि टूटा। तो अपेरेंट चेंज का मतलब होगा कि एक ऐसा चेंज होने वाला है जो सिर्फ हमें लग रहा है कि चेंज है, एक्चुअल में चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब ये किस चीज का चेंज होता है? अपेरेंट चेंज बेसिकली ये हो सकता है वेवलेंथ में और फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, और अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है तो दैट मींस इट कैन बी ऑफ एनी वेवलेंथ और एनी फ्रीक्वेंसी, बी इट लाइट वेव, बी इट साउंड वेव। किसी का भी अपेरेंट चेंज हो सकता है, लाइट का भी हो सकता है, साउंड का भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम साउंड का डिस्कशन करते हैं, फिर छोटा सा लाइट का भी डिस्कशन करेंगे, फिर इसकी क्वेश्चन करेंगे। ये हमारी आज की जो क्लास है उसका प्लान है। तो सबसे पहले तो सबसे पहले तो
क्या कहते हैं, ये कौन है भाई प्रिपेयरिंग मीटिंग में स्टक हो गया। हाँ, सबसे पहले तो हम ये डिस्कशन करते हैं कि से जो एनिमेशन आपके बैकग्राउंड पे है वो किस तरह का है, वो क्या शो करना चाहता है। तो मैं यहाँ पे ले जाता हूँ आपको इस बात के ऊपर कि यू फोकस ऑन कि इस वक्त सोर्स वेलोसिटी रखते हैं 0। ठीक है। सोर्स वेलोसिटी क्या है? सोर्स इज एनीथिंग दैट मे बी इमिटिंग लाइट वेव, दैट मे बी इमिटिंग साउंड वेव, कोई भी चीज़ है जो सोर्स वेलोसिटी जिसकी है। तो सोर्स इज बेसिकली अ वेव सोर्स विच इज क्रिएटिंग आइदर साउंड और लाइट। फिलहाल हम साउंड के ऊपर फोकस कर लेते हैं। तो एक साउंड सोर्स है जो जिसकी वेलोसिटी 0 है, दैट मीन्स साउंड सोर्स इनिशियली इज एट रेस्ट, वो चल नहीं रहा, उसकी वेलोसिटी 0 है। यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है जो डिटेक्ट करेगा साउंड को, और उसकी वेलोसिटी भी 0 है, वो मूविंग नहीं है। तो व्हाट हैपेंस? तो बेसिकली वंस यू स्टार्ट दिस सोर्स दैट स्टार्ट्स टू इमिट सम साउंड, तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये जो ग्रीन सर्कल्स हैं, ये जो नजर आ रहे हैं, व्हाट आर दोस? बेसिकली these are the sound waves which are detected by the observer, right? Do we get this? Yes. नाइस। अब आप देखें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। वो जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? हमने ये कहा कि जो भी साउंड सोर्स है, जैसी भी साउंड सोर्स है, वो साउंड सोर्स भाई बेसिकली डिटेक्ट कर रहा है एक यहाँ पे ऑब्जर्वर, और साउंड सोर्स कुछ इमिट कर रहा है साउंड, और ये ऑब्जर्वर डिटेक्ट कर रहा है। तो उसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आपको डेली लाइफ में रिलेट करने के लिए। एक ये एम्बुलेंस है, ठीक है। एक ये एम्बुलेंस है, ये अपना सायरन जो है ना वो इमिट कर रही है, और यहाँ पे हम एक जगह पे खड़े हुए, एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंसी हुई है, हम भी अपने गाड़ी में बैठे हुए फंसे हुए हैं, कहीं नहीं जा रहे। तो हम दोनों रेस्ट में हैं। तो एम्बुलेंस का जो सायरन साउंड इमिट कर रहा है, उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है, जो भी वेवलेंथ है, एग्जैक्टली वही साउंड जो है वो ऑब्जर्वर डिटेक्ट कर रहा है। वही उसकी रिसीव्ड या परसीव्ड फ्रीक्वेंसी है, वही वेवलेंथ है। बात समझ में आती है सबको? Yes. अब हम ये कहते हैं कि इससे एम्बुलेंस ने कुछ क्या कहते हैं अपनी स्पीड बढ़ाना शुरू किया, और हम अभी तक स्टक है, या लोगों ने एम्बुलेंस को जगह दे दी है, रास्ता दे दिया है। तो अब ये होना शुरू हुआ है कि एम्बुलेंस थोड़ा सा मोबिलिटी दिखाती है। तो अब आप देखो, आपको जो चेंज इन वेवलेंथ है यहाँ पे, वो कैसा नजर आएगा, देखते हैं। से इसको 100 पे ले जाते हैं। अब आप थोड़ा आराम से समझने की कोशिश करो। व्हाट यू सी हियर इज कि ये जो वेव फ्रंट्स थे ना, पहले इनका जो डिस्टेंस था वो हमेशा सेम था, राइट? अब आप देखो, आपको ये नजर आ रहा है कि इनका जो डिस्टेंस है, ग्रेजुअली ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट? डू वी गेट दिस? जबकि ये वाला जो वेव फ्रंट डिस्टेंस है, ये ग्रेजुअली डिफरेंट है। नाइस, डू वी गेट दिस? दैट मीन्स जो ओरिजिनल साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो तो चेंज नहीं हुई है, सायरन का तो वो जैसे था वैसे इमिट हो रहा है। लेकिन अब जो रिसीविंग एंड पे ऑब्जर्वर है, जो साउंड वो डिटेक्ट कर रहा है, उसकी डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज स्लाइटली डिफरेंट देन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, राइट? तो अब वो डिफरेंस क्यों है? बेसिकली डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हमें ये पता है कि एफ इज इक्वल्स टू वी ओवर लैम्डा होता है, राइट? तो अब आप देखो, अभी तो इसके हम लॉजिक में नहीं जा रहे कि क्या है, क्यों है, कैसे है। अभी हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि ये चेंज हुआ क्यों है। तो आप ये कह रहे हो कि फ्रीक्वेंसी जो ओरिजिनली सोर्स की थी, जो एमिट हुई थी, वो थी से एफ, और वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा वाला फॉर्मूला हम सबने पढ़ा हुआ है। तो एफ इज इक्वल्स टू वी ओवर लैम्डा, बेसिकली एक इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं। तो जब ये सोर्स रेस्ट में, ठीक है, जब ये सोर्स रेस्ट में, यानी कि जब ये मूव ही नहीं कर रहा है, ठीक है, जब ये बिल्कुल रेस्ट में है, तो हमने ये देखा कि जो फ्रीक्वेंसी इस भाई साहब ने इमिट की है, एग्जैक्टली वही फ्रीक्वेंसी किसने डिटेक्ट की है, सोर्स ने डिटेक्ट किया। यानी कि ये एफ बेसिकली सेम है जो इसने डिटेक्ट किया है। अब हम ये कहते हैं कि जब ये सोर्स मूव होना शुरू हो गया, ठीक है, से इस स्पीड से मूव हो रहा है, इस स्पीड से मूव हो रहा है, तो अब हमें ये नजर आ रहा है कि सोर्स चल भी रहा है, और आगे जाते जाते क्या कर रहा है, आगे जाते जाते आपको दो स्टेप्स दिखाने हैं बहुत important, जो आपको नजर आने हैं। ये जो ये वाली वेव फ्रंट्स है ना, ये काइंड ऑफ टैंगल्ड अप है, जम्बल्ड अप है, इनकी वेवलेंथ कम हो गई है, राइट? इनकी वेवलेंथ कम क्यों है? क्योंकि सोर्स के पास अब वेलोसिटी है, सोर्स मूव कर रहा है।
तो इसका मतलब ये है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर ने डिटेक्ट की है, ध्यान से देखो, वो स्लाइटली ज्यादा होगी क्योंकि वेवलेंथ कम हो गई है, तो वो स्लाइटली ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। सबको ये बात समझ में आती है? सबको ये बात समझ में आती है? सर वेवलेंथ क्यों कम हुई थी? अब देखिए, ये कम हो गया ना क्योंकि ये वेव्स यहाँ पे कंप्रेस्ड हो रही है, राइट? नजर आ रही है? ये देखिए, ये वाली वेव एज कंपेयर टू द ओरिजिनल वेवलेंथ, तो ये कम हो गया ना वेवलेंथ, जम्बल्ड अप हो गया इनका, एक वो बन गया है, क्या कहते हैं, क्लस्टर बन गया इस साइड पे, ये वाली साइड पे। तो ये जो वेव फ्रंट्स का डिस्टेंस है ये कम है, राइट? यहाँ पे देखें तो वेव फ्रंट्स का डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये वाली जो वेवलेंथ है ये कम हो गई है जो ऑब्जर्वर तक जा रही है, राइट? डू वी गेट दिस? तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई ये क्योंकि कम हो गई है, तो वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी जो डिटेक्ट कर रहा है ऑब्जर्वर वो ज्यादा हो जाएगी। अब ये तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप से मैंने बात समझानी शुरू की। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ मैं। देखो, ऑब्जर्वर तुम अपनी जगह पे खड़े हो और एम्बुलेंस अगर तुम्हारी तरफ आ रही है तो तुम्हें ये लगेगा कि एम्बुलेंस का सायरन, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तुम्हें ये लगेगा कि उसके सायरन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, राइट? बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तुम्हें फील होगी कि वो ज्यादा स्पीड से ज्यादा मतलब रिपीटेडली वाइब्रेशन आ रही है, तो तुम्हें ये डिटेक्ट होने में नजर भी आ रहा होगा, राइट? डू वी गेट दिस? ये बात सबको समझ में आ गई? एक तो माइक यस भी सर। बंद है, ऊपर से चैट में भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ऊपर से सो रहे हैं शायद, फिर मैं क्लास में से निकालना शुरू करूँ, क्या करूँ भाई? इंसान के बच्चों की तरह बात करो चैट पे या कहीं पे भी, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है भाई, ये कोई फजूल चीज थोड़ी है। ये सबको समझ में आनी चाहिए और सब इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, नाइस। अच्छा, अब आते हैं, मैं बड़े आराम आराम से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत तरीके से बात करनी है, और प्लीज फौरन फौरन रिस्पॉन्ड करें। चैट में नहीं करना है तो फिर माइक में करें, माइक में नहीं करना है तो फिर लाइक करें, मुझे ये बहुत जरूरी समझानी है बात आप। अब आते हैं आगे। हमने ये कहा कि इसमें सोर्स मूव कर रहा था टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, नजर आया? टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर का मतलब था वेवलेंथ कम हुई है, वेवलेंथ कम हुई है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। इसका मतलब है कि अब दो मसले हैं, एक मसला ये है कि जो ओरिजिनल सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, और जो परसीव फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी तो जो भी है, परसीव्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो अब इनको समझने के लिए कह देते हैं F1 F2। ये जहन में रखना है आपने। F1 इज नॉट इक्वल्स टू F2। रीजन क्या है भाई? इसलिए इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों में अब रिलेटिव मोशन है मूवमेंट में, right? तो एक मोशन है कि जब सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और एक मोशन होना चाहिए व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो खुद से समझ में आ रहा है तुम्हें कि भाई अगर जब टूवर्ड्स का केस है तो क्या सीन है। तो टूवर्ड्स के केस में सीन ये कि F2 इज मोर देन F1, ये भी बात स्टैब्लिश हुई है, नंबर्स भी लिखे हुए हैं। इसी तरह से जब ये अवे जा रहा होगा तो क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए, जाहिर सी बात है, राइट? डू वी गेट दिस पार्ट? यस। और रीजन क्या है? जब टूवर्ड्स जा रहे थे तो वेवलेंथ में रिलेशनशिप क्या था? वेवलेंथ आपको नजर आ रहा है कि λ2 बेसिकली इज लेस देन λ1। ठीक है, तो जब अवे जा रहे होंगे तो क्या होगा? तो अवे जा रहे होंगे तो जाहिर है फिर उल्टा हो जाएगा भाई, फिर λ2 वुड बी मोर देन λ1, राइट? सबको ये बात समझ में आ गई? जी सर। नाइस। तो आपने समझ लें 90% ऑफ द डॉपलर इफेक्ट आपने कर लिया, बस। ये था बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो अब एक काम करते हैं, अब आपको ये दिखाते हैं कि भाई अगर ये भाई साहब दूर जा रहे होते इससे, तो अब आप देखो क्या हो रहा है। ये सोर्स आपको ध्यान से देखना है। जब ये दूर जा रहे हैं भाई साहब तो आपको नजर आ रहा है कैटेगोरिकल कि ये वाली वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू ये वाली वेव। तो जो वेवलेंथ भाई साहब ये डिटेक्ट करेंगे ये ओरिजिनल से ज्यादा होगी, राइट? तो λ2 इज ग्रेटर देन λ1, ये बात नजर आ गई। तो फ्रीक्वेंसी आपको जो नजर आ रही है वो कम डिटेक्टेड होगी। अब नजर आ रहा है कि अगर एक साउंड सोर्स है, एम्बुलेंस है, वो ट्रैफिक डायरेक्शन में दूसरी तरफ जा रही है और आप दूसरी तरफ जा रहे हो, so with the passage of time, as the distance between you and the ambulance increases, you experience a lower frequency, right? Do we get this part? हरीज, आपको ये बात समझ में आ गई हम?
नाइस। तो अब इससे रिलेटेड जो थ्योरी है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, उस पर जाते हैं। ये इसके डिफरेंट, बस एक सिंपल सी डिस्कशन थी जो आपसे करनी थी। अब हम आते हैं कि मुझे आपको सबसे पहले क्या समझाना है। तो मैं आपको ले आता हूँ अपनी स्लाइड पे। ये मैं आपको वही स्लाइड्स हैं जो मैं आपको भेज दूंगा, तो यू डोंट हैव टू कॉपी एनीथिंग। तो स्लाइड नंबर D2 में मैंने इसको, ये जो सारी बातें की हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इट सेज डॉपलर्स इफेक्ट इज डिफाइंड एज द अपैरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी caused by the relative motion between the source of the wave and the observer। यहाँ तक बात समझ में आती है? हमने ये बात की अभी तक। फिर हमने कहा अ कॉमन एग्जांपल इज दैट ऑफ एन एम्बुलेंस विद इट्स सायरन ब्लास्टिंग, जिसका एम्बुलेंस का सायरन बज रहा है। यू मे रिकॉल दैट एज द एम्बुलेंस ट्रेवल टुवर्ड्स यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सायरन और द पिच। आपने वो लेवल्स में पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट ऑन पिच of this screw appears to be high, and then after the ambulance passes by and moves away from you, the frequency or the siren of the pitch appears to be low. Right? ये बात मैंने आपसे कही। This shift in apparent frequency is known as Doppler's effect. Another common experience is the shift in the apparent frequency of sound of a train. As the train approaches, the sound of its horn is heard at a higher frequency, and as the train moves away, the sound of its horn is heard at a lower frequency. तो ये वाली बात मैंने आपसे डिस्कस भी कर ली, समझा भी दिया आपको। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है किसी का? ना, ना। तो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स। अच्छा, अब आते हैं जो मैंने आपके सामने टर्मिनोलॉजीज रखी हुई है यहाँ पे, ये देख लें जरा। तो हमने ये कहा कि भाई वो जो आपको अभी डायग्राम में दिखा रहा था, उसमें ये अभी इस वक्त स्टेशनरी है, कहीं नहीं जा रहा, तो सोर्स से स्टेशनरी। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हम CI की लैंग्वेज में देखें तो F1 F2 नहीं होता, वो होता है FO। नाम से याद रखें, FO ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, और FS इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। तो ये सेम होंगे, राइट, जब दोनों स्टेशनरी है। मेक सम सेंस, ऐसे ही होना चाहिए। तो हमने ये एक्सपीरियंस किया कि भाई अभी मोशन है ही नहीं, तो फिर कहानी सिंपल ही होनी चाहिए। लेकिन अब हमने क्या कहा? अब हमने कहा केस 2 में व्हेन वी हैव व्हाट, व्हेन वी हैव मोशन, तो अब या तो ये टूवर्ड्स वाला केस है या अवे वाला केस है। तो टूवर्ड्स वाला केस है तो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड है वो ओरिजिनल से क्या है, ज्यादा है। ये मैंने सारी बातें लिख दी हैं आपके लिए समझने के लिए। और दूसरे केस में क्या होगा? दूसरे केस में ये होगा कि ऐसा क्यों हो रहा होगा? ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि वेव फ्रंट जो बनाए हुए हैं वो स्क्वैच्ड हैं, तो वो एक दूसरे के करीब है, तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, राइट। ये आपको बात समझ में आ भी रही है? फिर आते हैं हम थोड़ा सा और आगे। फिर हम ये कहते हैं कि भाई अगर से हमारे पास वो अवे जा रहा है ऑब्जर्वर्स, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, तो अब हमारे जो वेव फ्रंट्स हैं वो स्ट्रेच्ड है और वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो हमें पता चल गया वेवलेंथ अब इंक्रीज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, और हमने कहा कि ये वाला रिलेशनशिप बैलेंस होगा, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द सोर्स फ्रीक्वेंसी। राइट, सो डू वी गेट दिस पार्ट? दैट्स व्हाट द एनालॉजी इज, दैट्स व्हाट द अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था जो हमें करना था, और हमने किया है, और हमें समझना था। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा इसके फार्मूलाज के ऊपर। अब मजेदार बात यह कि ये फार्मूलाज एग्जाम में गिवन होते हैं। तो ये देर गिवन, वी डोंट हैव टू मेमोराइज देम। बट प्रॉब्लम विद दिस इज कि जब गिवन होते हैं ना, तो अब ये गिवन नहीं होता है कि माइनस कब यूज होगा, प्लस कब गिवन होगा। इसकी डेरिवेशन भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो बेटा ये याद रखना है कि जब दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, तो फिर ये माइनस हो रहा होगा वेव और स्पीड, और जब ये अवे जा रहे होंगे तो ऐड हो रहा होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले सर आप बातें कर रहे थे F0 और FS, चलो ये तो हमें समझ आया, अभी हमने इतनी मेहनत की, दिमाग खाया आपका। अब हम बातें कर रहे हैं वी और वी एस, ये क्या, ये कहाँ से आ गया? तो भाई वी एस किसकी स्पीड है? तो सोर्स चल रहा था, राइट, उसकी स्पीड है। जैसे एम्बुलेंस की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड है, 30 मीटर पर सेकंड है, एम्बुलेंस की स्पीड है। तो सर फिर वी क्या है? भाई वी साउंड की स्पीड है ना, साउंड की भी तो एक स्पीड होगी ना। तो अब अगर आप कंफ्यूज हैं, कोई मसला नहीं, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, वापस चलते हैं एनिमेशन के ऊपर। अब आप ध्यान से देखिए कि भाई जो एनिमेशन आपको मैं दिखा रहा था उसमें टोटल मिला के कितनी चीजें चल रही हैं? तो आंसर इज दो चीजें चल रही हैं। इज वन विच इज मूविंग इज बेसिकली क्या, सोर्स, ये खुद सोर्स चल रहा है, इसकी भी तो स्पीड होगी, वो होगी वी एस। और दूसरा ये जो ग्रीन ग्रीन चल रहा है, ये क्या है? दिस इज साउंड, साउंड इज ऑल्सो मूविंग, राइट। सो बोथ ऑफ दीज आर मूविंग, सो वी हैव टू डिफरेंट वेलोसिटीज। एक है स्पीड ऑफ द साउंड सोर्स, एक है स्पीड ऑफ द साउंड इटसेल्फ, राइट। डू वी गेट दिस? अब मैं आपको एक मजे की चीज दिखाता हूँ, ये आपके सबके लिए जो है ना, सबके लिए, आपके लिए ये बहुत मजे की होगी। आपने एक टर्म सुनी होगी,
पता नहीं सुनी होगी नहीं सुनी होगी, यू गाइस आर नॉट इनटू दैट, आई डोंट नो। तो अब सुन लें। एक होता है जेट फाइटर, नाम सुना है? रिसेंट जेट फाइटर का जो सीन चल रहा है वो ये चल रहा है कि यूएस भाई ने, डोनाल्ड ट्रम्प भाई ने इंडिया को दिया है F-35 रैप्टर्स। हम जैसे थके हुए मुल्क से लड़ने के लिए उसने दिया है F-35 रैप्टर। ये है बेसिकली रॉक हीड मार्टिन, जो F-16 बनाती है कंपनी, उसका टॉप ऑफ द लाइन दी बेस्ट कमर्शियल जहाज, वो सॉरी दी बेस्ट कमर्शियली यूज्ड फाइटर जहाज, जो एक कंपनी दूसरे मुल्कों को बेच सकती है। इससे यूएसए को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यूएसए की अपनी जो एयरफोर्स है उसके पास F-35 के अलावा भी बड़े खतरनाक खतरनाक जहाज है। तो इंडिया को वो किसी को भी दे सकता है यूएसए F-35। और F-35 वो जहाज है जो वर्टिकल टेक ऑफ भी करता है, वर्टिकल टेक ऑफ करता है, उसको रनवे की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, और बड़े लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। तो बेवकूफ लोग हैं इंडिया वाले, उनको हमसे खतरा है, हमें आपस में एक दूसरे से खतरा है, उनको किस चीज का खतरा है हमसे? तो बेवकूफ पागल लोग हैं, उससे ज्यादा बेहतर था कि वो कुछ अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन क्या कह सकते। तो हम लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं कल से, हमारे वाले कि यार हम क्या करें, हम क्या करें। तो हमारे जो डिसीजन टेकर्स हैं वो सोच रहे होंगे कि यार अब हम क्या करें, हम क्या करें। तो हम लोग एज यूजुअल कहाँ जाएंगे? एज यूजुअल हम जाएंगे रोते हुए पीटते चाइना के पास, चाइना वालों के पास जाके बोलेंगे भाई हमें हेल्प चाहिए, हमें जहाज दे दे प्लीज, हम लोग मरने वाले हैं। तो वो चाइना में बोलेगा अच्छा चलो इसकी एक चाइना कॉपी ले लो। तो चाइना कॉपी तो चाइना कॉपी होती है वैसे। तो वो ले लेंगे, हम जाके यही फड्डे चलते रहेंगे जिंदगी भर, कभी सबक सीखेंगे नहीं। बहरहाल मैं क्यों समझा रहा था ये, मैं इसलिए समझा रहा था क्योंकि इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है किस चीज से, भाईजान, डॉपलर इफेक्ट से। इसका बड़ा ही कोई गहरा और दुख भरा ताल्लुक है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई एक एनिमी टेरिटरी है। एनिमी टेरिटरी क्या मतलब? जैसे इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए समझे हुए बनाए हुए ऐसे एनिमीज हैं, और लोग एनिमी नहीं है, ऊपर के लोग पागल लोग जो है ना वो एनिमीज हैं। नॉर्मल लोग जो रहते हैं वो एनिमीज नहीं है, वो अच्छे लोग हैं आपस में। तो जो हमारे, अब से हमारे भाई साहब हैं, हमारे सुपरमैन कहते हैं कि इंडिया के ऊपर जाके अटैक कर दो, तो हमारी एयरफोर्स बोलेगी वो पागल पागल होगा, मतलब क्यों भाई, क्यों अटैक कर दो? तो इंडिया वाले जैसे हैं, उन्होंने किया भी था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला था जाओ पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दो, तो उन्होंने जाके वो जो मिसाइल मिसाइल का सीन हुआ था वो आप सबको पता ही होगा, वो करते हैं। तो अब ये करने से ज्यादा ये तो बेवकूफी वाली बात है ना, ये तो वोट गेनिंग टैक्टिक है। जो बेहतर बात होती है वो ये होती कि वो कोई भी F-16 F-35 रशियन एसयूवी जो भी जहाज होते हैं कोई भी, उनको जो है ना वो भेजते हैं दूसरे मुल्क के ऊपर विदाउट एनी मिसाइल। क्योंकि मिसाइल्स को बेसिकली एयरफोर्स की लैंग्वेज में कहते हैं पेलोड। पेलोड अगर जहाज कैरी कर रहा होता है ना तो वो हैवी होता है, बहुत हैवी होता है, तो उसकी स्पीड नेचुरली कम हो जाती है। तो वो सिंपल एक जहाज भेजते, और उस जहाज को बोलते कि भाई तुम जो हो ना उड़ो, उड़ो, और तुम उड़ो मार्क नंबर 2 से। इससे क्रिएट होगा एक अदद सोनिक बूम। सोनिक बूम क्रिएट होगा, तो नीचे जो लोग रहते हैं ना उनके कान वान फट जाएंगे, उनके वो लोग मर जाएंगे। ये है, मैं आपको दिखाता हूँ सोनिक बूम यहाँ पे। तो आप अपने कान पे हाथ रख लें ताकि आपके कानों को कुछ ना हो। तो आप ऐसा ना हो कुछ हो जाए आपको, भाई कुछ नहीं होगा, एनिमेशन चल रही है बेवकूफो, आवाज नहीं आ रही। एनिमेशन की आवाज नहीं होती। कान पे हाथ रख के बैठे रहते तुम में से कुछ चैप्स। यार मतलब कैसे लोग हो यार तुम लोग, मतलब। तो अब सोनिक बूम कब होता है? सोनिक बूम उस वक्त होता है जब सोर्स भाई साहब जो है ना, ध्यान से देखिएगा मैं क्या दिखा रहा हूँ। जब सोर्स भाई साहब की स्पीड खुद वेव साउंड से ज्यादा हो जाए, समझ आया? तो उसको कहते हैं मार्क नंबर 1। मार्क नंबर 1 पे क्या होता है? सोर्स भाई और स्पीड ऑफ साउंड सेम होती है। स्पीड ऑफ साउंड एयर में कितनी होती है? अराउंड आपको याद होगा 330 340 के आसपास होती है। तो इसको लेके जाते हैं 330 के पास। ठीक देख रहे हैं आप ये कंपैरिजन, देख रहे हैं आप? ये देखें, आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसको चलते चलते बढ़ा नहीं सकता? अच्छा चलो ये भी सीन गलत है वैसे, होना तो चाहिए था। तो अब मैं 274 पे हूँ। तो मैं अगर इसको 330 पे ले गया हूँ ना, तो अब ये एक क्रिएट कर रहा है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, हाँ, सोनिक बैरियर। अब ये बैरियर इसके बाद ना कोलैप्स करता है। कोलैप्स करता है तो फटता है जोर से। तो जो एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा कंप्रेस हुए हुए होते हैं ना, वो एक साथ फिर एक बड़े रीजन में स्प्रेड होते हैं। और वो साउंड नीचे जो आबादी रहती है उसके लिए बड़ा क्या होता है? उसके लिए बड़ा ही किलिंग होता है वो साउंड। बहुत ही खतरनाक होता है वो साउंड। तो क्या कहते हैं, अगर मैं आपको वो दिखा सकूं कि वो जो क्रिएट हो रहा होता है, क्या कहते हैं, बड़ा ही खतरनाक होता है वो। और अच्छी एयर फोर्सेस जो है ना वो ट्रेन होती हैं कि ऐसा ना किया जाए। तो ये जो है ना
ये एक इम्पॉर्टेंट है, शॉक कोन। मैं आपको दिखाऊं जरा। सुपर कार के साथ नहीं, कार इतनी स्पीड में नहीं चलती मेरा बच्चा, कार तो बड़ी छोटी सी चीज होती है, कार का क्या है। ये देखें, ये है हमारा F-16। तो वो जो आप अभी देख रहे हो ना, वो ओवरलैपिंग है वेव फ्रंट्स की, राइट। और उसके बाद वो मार्क 1 पे जा रहा है, तो ये सोनिक बैरियर शॉक कोन क्रिएट कर लिया इसने। अब जब वो सुपर सोनिक होगा ना, साउंड शॉट, तो वो फिर ये शाटर होगा पूरा सोनिक कोन। तो एयर मॉलिक्यूल्स बहुत हाई स्पीड में इधर उधर ट्रैवल करेंगे, नीचे ऊपर जाएंगे, और लोग जो है ना, ये इस जगह पे दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे ना, ये जो शॉप पे वहां पहुंची है, वो बेचारे जो है ना, वो मर भी सकते हैं, यानी कि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमारे सिलेबस में जाहिर है ये वाला बिहेवियर नहीं है, ये जो हम आगे देना चाह रहे थे, मैं आपको इसकी एप्लीकेशन समझाना चाह रहा था। तो अब इससे पहले वाली बात हमारे सिलेबस में है, जो हमने की है, जहाँ पे हमने कहा था कि भाई सिंपल है, टू वर्ड्स होगा तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही होगी, अगर आपने बढ़ा दिया तो फिर कहानी बड़ी खतरनाक हो जाएगी। ये आपने देखे, ये सोनिक कोन बन रही है पूरी की पूरी, शॉक कोन बन रही है। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा बात समझ में आती है सबको। तो अब हम जाते हैं वापस, वापस जाते हैं हम कहाँ पे, जहाँ पे हमें होना चाहिए था। हमें यहाँ पे होना चाहिए था, हमने ये बात कर ली थी आपसे, उसके बाद हमने कहा कि हम आपको क्या करा दें, हम आपको करा दें ये दो इक्वेशंस। दो इक्वेशंस आपको याद नहीं करनी, दो फार्मूलाज आपको याद नहीं करने, गिवन होते हैं। बट आपको ये याद रखना है कि नेगेटिव उस वक्त होगा जब ये टूवर्ड्स जा रहे होंगे, और पॉजिटिव उस वक्त होगा जब ये अवे जा रहे होंगे, ये याद। ठीक है, तो अवे जा रहे होंगे तो पॉजिटिव होगा, बाकी ये गिवन होता है फार्मूला ना, एग्जाम में पेपर में ऐसे लिखा हुआ होता है, ये ऐसे गिवन होता है। जो आपकी P1 होता है उसमें भी गिवन होता है, P2 में भी गिवन होता है। तो आपने ये याद रखना है बेसिकली कि बेटा हसन, अगर आपने मेरी बात सुनी हो तो मैंने इसका आंसर आपको दिया अभी थोड़ी देर पहले, कि सिलेबस में ये नहीं है, इसीलिए क्योंकि इससे पहले हमारी ये वेवलेंथ की चीज़ है। तो मैंने ये बात अभी की, आपका आंसर दे के मैं आ गया। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में है नहीं जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो मैं आपको समझा रहा था। अब आते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, तो फिर आप जो है वो देखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व भी डायरेक्ट समझा देता हूँ, तो आपको कॉपी नहीं करना पड़ेगा। तो हमने कहा लेट से हमारे पास एक साउंड सोर्स है, ठीक है। वो इमिट करिए साउंड, उसकी जो स्पीड है वो है 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब साउंड सोर्स की जो न्यू पोजीशन है वो है 50 मीटर्स पर सेकेंड के ऊपर, ठीक है, वो इस तरफ जा रही है। और ऑब्जर्वर भाई ये, ठीक है, यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड ऑफ द सोर्स है ना, यानी कि जो साउंड उसने एमिट किया है, दैट इज 1000। स्पीड ऑफ साउंड वेव जो कि फिक्स है 330 पे, वो गिवन है। और वी एस हमारे पास इनिशियल स्पीड है, दैट्स 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और फिर वो 50 मीटर्स पर सेकेंड पे गया, तो हमने कहा पहले हम निकालते हैं F0। तो टूवर्ड्स जा रहा है तो हमने ये फार्मूला अप्लाई किया, इसमें हमें एफ एस पता है, वी पता है, वी एस पता है, वैल्यूज रखे, हमारा आंसर आ गया अपना। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, ये मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास दो स्पीड है ना, 20 भी है 50 भी है, यानी कि ये मूव भी कर रहा है और ये एक्सेलरेट भी कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये सिर्फ मूव नहीं कर रहा है, ये एक्सेलरेट भी कर रहा है टूवर्ड्स दी सोर्स, टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, तो ये जा ही रहा है, साथ में ये एक्सेलरेट भी कर रहा है। तो जब मैंने वी एस रखा है 20 मीटर्स पर सेकेंड, क्या रखा है 20 मीटर्स पर सेकेंड, तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होती है 1065। जब मैंने वी एस रखा है 50 मीटर्स पर सेकेंड, तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या डिटेक्ट होती है, 1175। तो भाई जितनी स्पीड से वो जाता रहेगा, जिस तरह से स्पीड बढ़ती रहेगी, उतना फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट जो है वो ज्यादा होता रहेगा, ये हमने बात की। तो ये मैंने स्टेटमेंट दी है, व्हाट इफ क्वेश्चन सेज दैट द सोर्स कीप्स स्पीडिंग अप एज इट अप्रोचेस द ऑब्जर्वर, सजेस्ट व्हाट इज ऑब्जर्व। तो एफ नॉट विल आल्सो कीप इंक्रीजिंग। डू यू गाइस गेट दिस पार्ट? देखिए, साउंड सोर्स है, वो इस वक्त 20 मीटर्स पर सेकेंड से जा रहा है। हमने कहा ओरिजिनल साउंड सोर्स की फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्स, V330 है, VSC है। हमने ये प्लग इन किया इस फार्मूला में, ये आंसर आया। ठीक है, फिर हमने देखा कि स्पीड बेसिकली चेंज हो गई है साउंड सोर्स की, 50 मीटर्स पर सेकेंड हो गई है। तो फिर हमने प्लग इन किया इसी फार्मूला में, ये आंसर आया। तो जब स्पीड 20, आंसर क्या है 1065।
जब स्पीड 50 आंसर किया 1179, तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी तो बढ़ गई ना जब स्पीड बढ़ गई। तो दैट्स व्हाट आई सेड। अब आ जाते हैं कि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे पास जो सोर्स है वो मूविंग अवे है, तो फिर आपको क्या नजर आएगा? तो भाई फिर नजर आएगा कि वो फ्रीक्वेंसी जो डिटेक्ट हो रही है वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इसका उल्टा कर लें तो ये स्टेटमेंट वैलिड होगी, राइट? डू वी गेट दिस? नाइस। अब आते हैं एक आखिरी चीज के ऊपर। बाकी तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको ये वाले भेज दूंगा, आप देख लेना। इसमें एक एक चीज लिखी हुई है, नहीं समझ में आएगा तो वो क्लास में पुटअप कर लेंगे। ये वाली स्लाइड मैं आपको भेज दूंगा। ये मैंने पूरी इसकी थ्योरी लिखी हुई है कि अगर आपने से कोई डिस्टिंक्शन विस्टिंक्शन लेने में चाह रहा है, रट्टा लगाने में चाह रहा है, तो वो पढ़ ले इसे। लास्ट टॉपिक है हमारा डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ लाइट। ये भी हमारे सिलेबस में आ जाता है लेकिन इसकी कोई क्वेश्चंस नहीं आता है। तो डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ लाइट क्या है? हम जब यूनिवर्स में थ्रू अ टेलीस्कोप कुछ देखते हैं, जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, थ्रू अ टेलीस्कोप कुछ देखते हैं, तो कुछ प्लैनेट्स हैं जो हमें रेड कलर के नजर आते हैं, कुछ प्लैनेट्स हैं जो हमें किस तरह के नजर आते हैं भाई? रेड शिफ्ट तो तुमने बता दिया, आगे तुमने नहीं बताया, ब्लू कलर के नजर आते हैं। ठीक है, तो रेड शिफ्ट कहते हैं और ब्लू शिफ्ट कहते हैं। अब रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट क्यों कहते हैं? तो उसके लिए सिंपल सी एनालॉजी है कि आप वेब ग्योर याद रखें। तो रेड वाला जो है बेसिकली वेवलेंथ ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। और ब्लू वाले की जो है वो वेवलेंथ कम होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, राइट? तो हमें जो प्लैनेट्स हैं जो हमें नजर आ रहे होते हैं, जो स्टार्स हमें नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि वो बेसिकली सन के थ्रू या अपने सन के थ्रू जो उनका है उसमें से लाइट रेज एमिट हो रही होती है। तो आप समझने के लिए ये कह दो, अब आपको मैं पूरी बात समझा देता हूँ। ये मैं हूँ अर्थ पे, ये मैं फारिग आदमी हूँ, तो मैं रात में बैठ के मैंने कहा आज मैं टेलीस्कोप लगा के ना सितारे देखूंगा। अब मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं था, पेपर वेपर नहीं थे, बच्चों के एग्जाम हो गए थे, सब बच्चे पास हो गए थे, जिंदगी फारिग थी, तो मैंने कहा चलो मैं टेलीस्कोप से देखता हूँ। अब मैं टेलीस्कोप से इसे देख रहा हूँ तो मुझे रेड नजर आ रहा है, फिर मैंने कहा चलो मैं दूसरे रूम में जाता हूँ, इसे देखता हूँ, मैं टेलीस्कोप से ब्लू नजर आ रहा है। तो अब मैं ये एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ कि ये रेड इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि क्योंकि ये मुझसे दूर जा रहा है। जब ये मुझसे दूर जाएगा तो वेवलेंथ होगी कम। अभी हमने सॉरी ज्यादा, अभी हमने बात की थी ना अवे, अवे वाली सीन में वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो भाई वेवलेंथ विजिबल रीजन में ज्यादा किसकी होती है? रेड की होती है। हमें नजर आएगा रेड वाला है, तो इट इज मूविंग अवे फ्रॉम अस। ठीक है, इसी तरह से अच्छा, अब हर उस बेवकूफ को मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी जो इसको रीड कर रहा होगा। तो करते रहो रीड भाई, मैं जब समझा रहा हूँ तो रीड करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अगर करना है, चैंपियन बनना है, तो फिर बनो, मैं क्या करूँ। दूसरी बात, अब हम ये कह रहे हैं कि ब्लू हमें ये क्यों नजर आ रहा है भाई, ये हमारे पास आ रहा होगा, टूवर्ड्स आ रहा होगा, तो हम बोलेंगे वाह भाई वाह ब्लू क्यों? क्योंकि जब कोई चीज टूवर्ड्स आ रही होती है तो वेवलेंथ कम हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले किया था, तो वेवलेंथ कम ब्लू कलर की होती है, तो इसलिए हमें ब्लू नजर आता है। ये चीज यहाँ लिखी हुई है, बस सिंपल, समझ में आती है बात। कोई इक्वेशन नहीं है जो आपको याद करनी है, कोई फार्मूला नहीं है आपको याद रखना, आपको बस ये याद रखना है कि वाई अ सर्टेन प्लैनेट अपीयर्स रेड और वाई अ सर्टेन प्लैनेट अपीयर्स। डू वी गेट दिस? डू वी अंडरस्टैंड ईच अदर? Any doubts and any questions in this? Now is the time to ask. चैट में लिखिए। हम्म। तो हमारा डॉपलर्स इफेक्ट खत्म हो गया। ठीक है, हम डॉपलर्स इफेक्ट के बाद अब नेक्स्ट क्लास में जब इंशाल्लाह ताला आपसे मिलेंगे तो हम जो है वो पोलराइजेशन कर रहे होंगे, और वो फिर हमारी वेव के लिए लास्ट होगा। ये सारी स्लाइड्स मैं आपको भेज देता हूँ, तो आप देख लीजिएगा। और अगर आपको कोई बात पूछनी हो आप पूछ लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।